हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, हमारा जो है आज लास्ट इसका जो हमारा सीरीज़ चल रही है इसका लास्ट है। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा था उत्तराखंड का परिचय, वो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम बहुत प्यारा चैप्टर चंद्रवंश का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा उत्तराखंड का परिचय है, इसमें हमने जो लगभग सब कुछ हमने जान लिया था उत्तराखंड के बारे में, मतलब समरी टाइप की हमने देख ली थी। ठीक है, कि क्या क्या उत्तराखंड में हुआ था, कौन कौन से यहाँ पे जातियाँ थी और पहले कौन सी जाति आई, उसके बाद कौन सी जाति आई, किस तरीके से यहाँ पे चंद्रवंश परमार वंश आए, फिर गोरखा आए। ठीक है, तो हमने ऊपर ऊपर हमने ये सब चीज़ें जान ली थी कि कुड़िंद आए, उसके बाद हमारे यहाँ पे खस जाति और फिर हमारे जो है चंद्रवंश आया, उसके बाद परमार वंश आया, गढ़वाल की उत्पत्ति, कुमाऊँ के नाम की उत्पत्ति, हमने ये सब चीज़ें इसमें देखी। शक जाति क्या थी, खस लोग को ही शक क्यों कहा जाता था, शक जाति जो है खस के बाद आई थी। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी थी। ठीक है, तो आप इसको आप देख के एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी। ठीक है, तो कम से कम पहला चैप्टर आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपको चौथी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपके वन लाइनर पढ़ने से ही जो है काम हो जाएगा। उसके बाद है, मतलब आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपके दिमाग में एक पूरी पूरी स्टोरी बन जाए कि कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी, कब कब हुई थी। और वो एक बार, क्योंकि उत्तराखंड का ऐसा इतिहास है जो एग्जैक्ट नहीं पता है। जैसे भारत का इतिहास तो हमें डेट वाइज पता है, सन वाइज पता है कि किसके बाद कौन सा हमारे वहाँ पे शासन चला, किन के बाद कौन लोग आए, दक्षिण में किसका शासन था, उत्तर में किसका था, इस तरीके से हमें सबका पता है। लेकिन हमें उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, ये कुछ साहित्यों की वजह से, इनके जो साहित्य हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाए, या उस टाइम के लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी कि वो अपने टाइम पे सब कुछ जो है लिखें। तो इसीलिए यहाँ पे कमी होने के कारण हमें एग्जैक्ट डेट वाइज तो नहीं पता चलता है, लेकिन जितनी हमें नॉलेज है उस हिसाब से ये अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मत यहाँ पे दिए जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें कभी कभी अपवाद बन जाती हैं, लेकिन जो जो हमने पढ़ा है, वो जो आप पढ़ते हो वो चीज़ें एटलीस्ट आपको एज अ स्टोरी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और वो स्टोरी आपके दिमाग में तब बनेगी जब आप एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने क्या पढ़ लिया था, कत्यूरी वंश की स्थापना और इतिहास हमने पढ़ लिया था और जाति हमने देख ली थी। ठीक है, तो कत्यूरी वंश का जो स्थापना और इतिहास था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ देखी थी कि कत्यूरी जो नरेश थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही अपने वहाँ पे अपने राज्य में पदाधिकारी रखे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था, उन पदाधिकारियों के नाम देखे थे, क्या क्या किस पदाधिकारी किस पद पे कौन सा पदाधिकारी होता था और उनके क्या कार्य होते थे। जैसे प्रांतपाल हमने देखा था, घटपाल देखा था, वमपाल देखा था, है ना, नरपति, सेना, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। पुलिस व्यवस्था भी वहाँ पे की गई थी उस समय पे। तो ठीक है, ये सब चीज़ें पहले ही आ चुकी थी। तो ये सब पदाधिकारियों के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पे आय के साधन। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि एक राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पे स्थापित हो रही थी या हो चुकी थी, हल्की फुल्की, या स्टार्टिंग थी राजनीतिक व्यवस्था की उस समय, कत्यूरी नरेश के टाइम, कत्यूरियों के समय पे। तो अब हम देखते हैं उस समय पे जो आय के साधन थे वो क्या थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने आसपास जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आय के साधन। राज्य की आय के जो प्रमुख साधन हैं वो क्या थे उस समय पे, कृषि थी और खनिज संपदा थे और वन। आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड में वन जो है प्रचुर मात्रा में है, प्राकृतिक हमारा जो है राज्य है, प्रकृति से भरपूर यहाँ पे चीज़ें हमें, चाहे जल कहो या वन कहो, लकड़ी कहो, सब चीज़ प्राकृतिक एक माहौल है हमारे उत्तराखंड में, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे जो है साधन जो थे, यहाँ पे प्रमुख रूप से कृषि कार्य यहाँ पे होता था और खनिज साधन, वन संपदा आदि हमारे वहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। क्षेत्रपाल राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। जो क्षेत्रपाल कल हमने देखा था ना, जो हमारे पदाधिकारी होते थे, उनमें जो क्षेत्रपाल था
उस क्षेत्र का जो अधिकारी था वो कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था, कि मतलब कृषि का विकास किस स्तर पे है, किस तरह से लोग कृषि कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ों का वो ध्यान रखता था। प्रभातार का कार्य भूमि की विधिपूर्वक नाप करना था। और जो प्रभातार जैसे पटवारी टाइप होता है ना, उसी तरह से प्रभातार एक पद होता था जिसका कार्य होता था भूमि जो थी, जितनी भूमि थी उसका विधिपूर्वक नापना। उपचारिक या पट्टकोषचरिक, ये भी एक पद था उस शासन में, कत्यूरी शासन में, उपचारिक या पट्टकोषचरिक, ठीक है। तो इसका अधिकारी क्या करता था, ये भूमि के अभिलेख रखता था, कि जितनी भूमि नापी है उसको लिखित में ही रखता था कि किसके पास कितनी भूमि है, ठीक है। तो लिखित में जो अभिलेख रखता था उसको उपचारिक या पटकोष के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो क्षेत्रपाल का कार्य क्या हो जाता था, क्षेत्रपाल का कार्य होता था कृषि की उन्नति का ध्यान देना। प्रभातार का क्या कार्य होता था, प्रभातार का कार्य होता था भूमि की नापजोख रखना। और पट्टकोषचरिक या फिर उपचारिक का काम क्या होता था, कि भूमि का अभिलेख रखना, ठीक है, पूरी खतौनी बतौनी रखना। भूमि की नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी, कि कितनी भूमि पे कितना बीज बोया है, इस आधार पे जो है भूमि को नापा जाता था। कत्यूरी शासन में द्रोणाबापम के अतिरिक्त नाली बापम या एक नाली इज इक्वल टू 9 पाथा इक्वल टू 2 सेर, ठीक है। तो उस समय पे द्रोणाबापम के अलावा नाली बापम या फिर एक नाली प्रचलित थी नापने की विधि, ठीक है। एक नाली, नाली मतलब ये जैसे यूनिट होती है ना नापने की, उस तरीके से नाली जो है उस समय पे नापा जाता था नाली से। तो द्रोणाबापम के अतिरिक्त जो नाली बापम या एक नाली बीज वाली भूमि का भी इसमें उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब भी उत्तराखंड में द्रोण या दून या फिर नाली पाथा का प्रयोग, जहाँ अगर आप पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो आपको अभी भी पाथा या नाली देखने के लिए मिलेगा, कि वहाँ पे अभी भी जो भूमि का बंटवारा होता है वो नालियों के हिसाब से होता है। खनिजों और वनों का स्वामित्व संभवतः राज्य को प्राप्त था, ठीक है। उस समय पे कत्यूरियों के समय पे ऐसा नहीं था कि अब आजकल क्या होता है कि स्वामित्व केंद्र के पास चला जाता है, आधा आधा बढ़ जाता है, सूचियों के हिसाब से जो है बंटवारा हो जाता है कि समवर्ती सूची में केंद्र का भी अधिकार होगा। तो उस समय पे जो है पूरा स्वामित्व खनिजों और वनों का राज्य को प्राप्त था। खंडपति या खंडरक्षा स्थानाधिपति नामक अधिकारी खनिज तथा वनों की रक्षा तथा संबंधित उद्योगों की व्यवस्था करता था। तो जो खंडपति हुआ करता था, अधिकारी था ये खंडपति, ये क्या करता था, खनिज और वनों की रक्षा के लिए और उनसे जो होने वाले उद्योग हैं उनकी व्यवस्था करता था। मान लो वनों से क्या क्या उद्योग हो सकते हैं, फर्नीचर का कार्य हो सकता है, वनों से हमें दवाइयाँ मिल सकती हैं, और वनों से जितने भी तरह के हमारे कार्य, भवन निर्माण, ये सब कार्य जो होते थे, तो उनके उद्योगों की व्यवस्था जो है वो खंडपति करता था। उत्तराखंड के लौह, ताम्र, स्वर्णचूर्ण, भोजपत्र, बांस, रिंगाल आदि वस्तुओं की उन दिनों मैदानी प्रदेशों में बड़ी मांग थी, ठीक है। उत्तराखंड के जितने भी लोहे के और तांबे, मतलब उत्तराखंड में जो लोहा, तांबा या फिर सोने के चूर्ण, भोजपत्र, बांस, रिंगाल, ये सब चीज़ें उत्तराखंड में मिलती है ना हमें पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इन वस्तुओं की जो है मैदानी प्रदेशों में मांग हुआ करती थी, क्योंकि ये मैदानी प्रदेशों में तो ये चीज़ें होती नहीं थी और पहाड़ी क्षेत्रों में होती थी। और ये जो है जो ये वस्तुएं होती थी, ये जो प्राकृतिक बांस, भोजपत्र, रिंगाल होते थे, इनसे बहुत सारी काम की चीज़ें बनती थी, चटाई बनती थी, टोकरियाँ बनती थी, बांस जो है भवन निर्माण के लिए कार्य आते थे, और कुर्सी मेज बनाने के कार्य आते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब उस समय पे यूज़फुल होती थी। तो मैदानी भागों में ये उतनी पाई नहीं जाती थी, तो मैदानी भागों में जो है पहाड़ी क्षेत्र से मंगाई जाती थी या मांग थी। तो इसकी जो है उद्योग वगैरह इससे चलते थे, जिसकी व्यवस्था कौन करता था, खंडपति करता था। ऊन तथा ऊनी वस्त्र, पालतू पशु पक्षी, मधु तथा वन औषधियों के विक्रय से जनता तथा राज्य को प्रचुर लाभ होता था, ठीक है। तो जो हमारे वहाँ पे भेड़ वेड़ होती ना जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो उनसे हमें ऊनी वस्त्र जो है प्राप्त होते हैं, ऊन प्राप्त होता है, जिससे ऊनी वस्त्र उद्योग चलता है। पालतू पशु पक्षी हो गए, मधु यानी कि शहद, और वन से जो औषधियाँ प्राप्त होती हैं उनको जो है बेचकर जनता तथा राज्य को जो है लाभ होता था। अब हम बात करें, मतलब कि हमारे वहाँ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ना वो बहुत फ़ायदेमंद है, इनसे हमारी जो है
आय होती है, मतलब ये आय के साधन है। जब हम इनको उन क्षेत्रों में बेचते हैं, विक्रय करते हैं जहाँ पे इनकी मांग है या वहाँ पे इनकी कमी है, तो वहाँ पे से हमें जो है लाभ मिलता है। अब बात करें कर की, ठीक है। कर मतलब क्या होता है? टैक्स, ठीक है। कर क्या होता था? टैक्स। तो कत्यूरी अभिलेखों में जो हमें कत्यूरी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें विभिन्न हमें करों के नाम देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के हमें टैक्सेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि भोगपति और शौल्गिक। ये जो अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, किसका? भोगपति और शौल्गिक नामक अधिकारियों का हमें उल्लेख मिलता है कत्यूरी अभिलेखों में, ठीक है। तो कौन थे ये भोगपति और शौल्गिक जो अधिकारी थे, ये कौन होते थे? तो इनका जो कार्य होता था ये योग और शुल्क आदि करों को वसूल करना होता था, ठीक है। भोगपति और शौल्गिक जो अधिकारी होते थे उस समय पे, कत्यूरियों के टाइम पे, इनका कार्य होता था कि ये लोग योग और शुल्क को करों को वसूल करना, टैक्स जो है इनको लेना होता था जनता से। तो भोगपति और शौल्गिक लोगों का कार्य क्या होता था? जनता से टैक्स वसूल करना। कृषि तथा पशुओं से प्राप्त पदार्थों का निश्चित अंश कर के रूप में लिया जाता था। मानो कृषि मतलब कि हमें गेहूं धान अगर एक किसान के खेत में हो रहा है तो वो उससे कर के रूप में अगर रुपया नहीं लेता है, मान लो धन नहीं लेता है, तो वो उससे कर के रूप में, जैसे उसके वहाँ अगर 6 कट्टे बोरी हुई है धान की, तो उस 6 कट्टे बोरी का 1/6 भाग जो है कर के रूप में कत्यूरी में ये अधिकारी लोग ले लेते थे। जैसे भोगपति जो अधिकारी उस टाइम पे बनाए गए थे कर के लिए, तो वो अधिकारी जो है टैक्स के रूप में उसमें से 1 बोरी, यानी कि जितना भी उनके पास माल हो रहा है उसका 1/6 भाग जो है टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। तो और जानवरों से जो दूध घी मिलता था वो भी, उसका भी 1/6 या जितना भी वो निर्धारित करे रहते थे उतना पार्ट जो है एज अ टैक्स जो है वसूल लिया जाता था। भट्ट और चार प्रचार नामक अधिकारी प्रजा से बिष्टी या बेगार लेते थे, ठीक है। तो ये देखो, एक तो भट्ट और एक थे चार प्रचार, तो ये 2 अधिकारी हुआ करते थे, भट्ट और चार प्रचार। तो ये अधिकारी क्या करते थे? बिष्टी या बेगार लेते थे। बिष्टी या बेगार भी एक तरह से कर का ही एक रूप हुआ, ठीक है। उस समय पे नाम अलग अलग होते थे, होता बेसिकली टैक्स ही था ये। जो भूमि किसी देव मंदिर को अग्रहार के रूप में दे दी जाती थी उस पर बसे लोगों से भट्ट या चाट बिस्टी नहीं ले सकते थे। माना कि जो राजा है उसने कुछ एक भूमि है वो दान कर दी, किसके लिए? मंदिर के लिए, मंदिर के अधिक पुजारियों के लिए और वहाँ पे भक्तों के लिए। अगर कोई भूमि दान करी है तो वहाँ पे जो है टैक्स निलंबित था, वहाँ पे कोई भी भट्ट या चाट बिष्टी नहीं ले सकता था और ना ही उनसे अन्य किसी प्रकार का योग या शुल्क लिया जाता था। मतलब कि अगर जो भूमि पूजा के लिए दान कर दी है, मंदिर के लिए दान कर दी है, वहाँ पर से कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना ही टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। वे जो हैं इन करों को राजा को ना देकर मंदिर को दे देते थे, यानी कि जो कर उस टाइम पे बाकी लोगों से लिए जाते थे वो राजा को ना देकर किसको दे दिए जाते थे? ये मंदिर के पुजारियों को दे दिया जाता था, जो कि मंदिर में व्यवस्था करे भक्तों के लिए। फिर है राज परिवार। अब हम राज परिवार के बारे में देखते हैं क्या मिलता है अभिलेखों में। तो अभिलेखों में केवल राजा की महादेवी यानी कि प्रधान जो रानी होती थी और उसके उत्तराधिकारी के पुत्र के ही नाम मिलते हैं, ठीक है। अभिलेखों में वहाँ पे क्या मिलता है? राजा, रानी और उसके उत्तराधिकारी जो पुत्र हैं उन्हीं के नाम मिलते हैं। अभिलेखों में जिस क्रम से राज्य के अधिकारियों को संबोधित किया गया है, जैसे कि राजा, राजान्यक, राजामात्य, सामंत, महासामंत, ठक्कुर, महामनुष्य, महाकर्ता, ठीक है। तो अभिलेखों में जो है इस क्रम में संबोधित किया गया है अधिकारियों को कि पहले राजा होता था, फिर राजानायक, फिर राजामात्य, सामंत होता था, उसके बाद उसके नीचे महासामंत होता था, उसके नीचे ठक्कुर होता था, उसके नीचे महामनुष्य, उसके नीचे महाकर्ता। इसी तरह से मतलब ये जो राजाओं का क्रम है ये नीचे को ऐसी रहता था, ठीक है। मतलब कि ये उसमें है डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे विदित होता है कि राजवंश में उत्पन्न सुयोग्य पुरुषों को राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सुयोग्य पुरुष होते थे राजवंश में उनको महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था, जो हर तरह से योग्य साबित होते थे। ललित सुर आदि नरेशों का विरुद्ध महाराजा धीराज था, ठीक है। जो ललित सुर जो नरेश थे उनका जो विरुद्ध था वो क्या था? महाराजा धीराज। जी अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? महाराजा धीराज ललित सूर देव ऐसे करके लगाते थे।
उनके अभिलेखों में राजा शब्द का प्रयोग संभवतः युवराज के भ्राताओं के लिए होता था। तो जो अभिलेख, कत्यूरियों के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उसमें राजा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? युवराज के भाइयों के लिए होता था। भ्राताओं मतलब भाइयों के लिए होता था। डोटी परिवार के छोटे राजकुमार जो है रैंका कहलाते थे। जो डोटी परिवार मतलब कि जो ये कत्यूरी साम्राज्य के जो शासक होते थे, राजा महाराजा, इनको डोटी कहा जाता था। ठीक है, डोटियाली नाम सुना होगा आपने। तो ये इनको डोटी कहा जाता था। तो जो डोटी परिवार के जो छोटे राजकुमार होते थे वो क्या कहलाते थे? वो लोग रैंका कहलाते थे। रैंका डोटी ऐसा भी माना जाता है कि जो नेपाल से यहाँ आकर शासन करा जिसने, उनको भी डोटी या डोटियाली कहा जाता है। बाद में ये डोटी जो है उनके लिए ही अभी यूज़ होगा, देखना। तो डोटी परिवार के जो छोटे राजकुमार थे उनको क्या कहा जाता था? क्वेश्चन आ जाता है तो रैंका। ठीक है, डोटी परिवार के जो छोटे राजकुमार होते थे उनको रैंका कहा जाता था। ठीक है, जो राजान्यक का ही दूसरा रूप है। नरेश के भ्राता आदि के पुत्र राजपुत्र कहलाते थे। अब जैसे जो नरेश है, जो राजा है, उसका भाई भी होगा और उसके भाई के जो बच्चे होंगे, यानी कि राजा के जो भतीजे आदि थे उनको राजपुत्र कहा जाता था। अब बात करें सामंत कौन था? तो राज्य के अंतर्गत शक्तिशाली ठकुराइयाँ थीं। इन ठकुराइयों का शासन सामंतों के द्वारा होता था। तो राज्य के अंतर्गत ही जो है कुछ शक्तिशाली ठकुराइयाँ हुआ करती थी जिनका शासन सामंतों के द्वारा हुआ करता था। अब है जनपद शासन। जनपद शासन की हम बात करें तो नरेश राज्य का सर्वोपरि शासक होता था। मतलब कि जो नरेश होता था, जो राजा होता था, वो राज्य का सर्वोपरि शासक होता था। राज्य कतिपय प्रांतों में विभाजित था। मतलब कि जो राज्य होता था वो कुछ प्रांतों में विभाजित होता था। मतलब जैसे हम अभी हमारे प्रेजेंट में हमारे राज्य किस में डिवाइड है? राज्य किन छोटी इकाइयों में डिवाइड है? जिलों में। जिले किस में है? ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स तहसीलों में, उसके बाद ग्राम में, ऐसे करके छोटे उसमें विभक्त होते हैं ना। तो उसी तरह से उस टाइम पे जो राज्य था वो किस में विभाजित था? तो वो जो है विभाजित था, प्रांतों में विभाजित था उस समय पे। ठीक है, किस में विभाजित था? प्रांतों में। तो उसके बाद है कि जो मतलब ऐसे विषय भी होता था, प्रांत होता था, जिले होते थे, ग्राम होता था। तो ऐसे करके सबसे छोटी इकाई तक जो है राज्य बटा रहता था। तो राज्य जो कि प्रांतों में विभाजित था उनका शासन कौन करता था? ऊपरी या राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। मतलब जो राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था और जो प्रांत का शासन था वो किसके द्वारा किया जाता था? राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। ठीक है, ऊपरी या फिर राज्यपाल के अंतर्गत आयुक्तक प्रांत के विभिन्न भागों में शासन करते थे। अब देखो, सबसे बड़ा हो गया नरेश, नरेश के बाद हो गया ऊपरी या राज्यपाल, राज्यपाल के नीचे कौन हो गए? आयुक्त हो गए। ठीक है, फिर प्रांत जो हैं वो विषयों में बटे थे, विषयों यानी जिलों में। ठीक है, उस टाइम पे विषय कहा जाता था और उसके जो जिलाधिकारी होता था उसको विषयपति कहा जाता था। तो प्रांतों को भी जो है जिलों में बांटा गया था या फिर विषय में बांटा गया था। उनके जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था वो विषयपति कहलाता था। कत्यूरी शासनों से 4 विषयों तथा लोक गाथा से एक अन्य विषय का पता लगता है। ठीक है, कत्यूरी शासन से हमें पता चलता है 4 विषयों का और एक लोक गाथा है जिसमें एक और अन्य विषय का पता चलता है। विषय यानी कि जिले का। ठीक है, फिर है कौन से 4 विषय थे? कार्तिकेयपुर विषय था एक। ठीक है, कत्यूरी जो राज्य हुआ करता था उसमें 4 विषयों का या जिलों का पता चलता है। पहला जिला है कार्तिकेयपुर विषय, संभवतः प्राचीन कत्यूर जोशीमठ से गोमती उपत्यका तक। ठीक है, तो जोशीमठ, जो चमोली में जो जोशीमठ है वहाँ से गोमती नदी की अल्मोड़ा की तरफ को जो गोमती नदी बहती है उतने एरिया को जो है कार्तिकेयपुर विषय कहा जाता था। टंकणपुर विषय की बात करें तो अलकनंदा भागीरथी संगम से ऊपर अलकनंदा उपत्यका तक। ठीक है, आप अलकनंदा भागीरथी वाला क्षेत्र देखिएगा टिहरी में, तो वहाँ पे जो है टंकनपुर विषय या फिर टंकनपुर जिला हुआ करता था। तीसरा है अंतराग विषय। अंतराग विषय जो था ये भागीरथी तथा अलकनंदा की मध्यवर्ती उपत्यका में था। ठीक है, इसके बीच में हुआ करता था अंतराग विषय। ऐशाल विषय की बात करें या फिर ऐशाल जिला, तो ये जो है भागीरथी और यमुना के मध्यवर्ती उपत्यका था। भागीरथी और यमुना उत्तरकाशी देहरादून के मध्य में। मायापुर हाट की अगर हम बात करें तो हरिद्वार के निकटवर्ती भाबर प्रदेश, यदि कत्यूरी नरेशों का राज्य सतलुज से गंडकी तक फैला था तो सतलुज, यमुना, दाब तथा कालिंगा गेट की द्वाब
पृथक विषयों के अंतर्गत रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि बेसिकली जो मायापुर हाट वाला एरिया था या मायापुर हाट जो जिला था वो हरिद्वार के पास वाला एरिया था। अब बात करते हैं नरेश की संपत्ति की। जो राजा था उसकी संपत्ति की बात करते हैं कत्यूरी वंश में। तो कत्यूरी अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि राज परिवार की व्यक्तिगत संपत्ति में बहुत सारे पशु होते थे। ठीक है, संपत्ति का मतलब पैसा, धन दौलत, यहाँ पे सब पूरी संपत्ति देखी जाएगी। तो उसमें जो है पशु थे, गाय, भैंस, घोड़े और खच्चर। ठीक है, जिनकी देखरेख करने वाला एक अधिकारी किशोर बर्चा गो मजीहस्यधिकृत कहलाता था। ठीक है, तो नरेश की संपत्ति में जो भी पशु होते थे, घोड़ा, गाय, हाथी, खच्चर आदि होते थे, इनकी देखरेख करने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे किशोर बर्चा गो मजीहस्यधिकृत कहते थे। दुधारू पशुओं से दुग्ध प्राप्त करने का कार्य आभीर का होता था। ठीक है, जितने भी दुधारू पशु थे उनका दूध कौन दूहता था? आभीर नामक व्यक्ति, जिसको आभीर कहा जाता था, वो जो है गायों का दूध दोहता था। धार्मिक सहिष्णुता की बात करें अगर कत्यूरी वंश में, तो कत्यूरी शासनकाल में उत्तराखंड में अधिकांश निवासियों की श्रद्धा जो है हिंदू धर्म की थी। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म जो है ऊपर है, तो हिंदू धर्म की श्रद्धा जो है यहाँ पे ज़्यादा थी। धूर दक्षिणी भाग में भाबर की पट्टी में बौद्ध और जैन मत के कुछ अनुयायी बसे हुए थे। धूर दक्षिणी भाग मतलब जो दक्षिण का भाग था, यानी कि इधर तराई से उस साइड को काशीपुर और बाजपुर वाला एरिया, तो वहाँ पे जो भाबर वाला एरिया था, वहाँ पे भाबर की पट्टी में बौद्ध और जैन मत के कुछ अनुयायी बसे थे। यानी कि जो ज़्यादा एरिया वाला था वो हिंदू धर्म के लोग थे, उसके अलावा भाबर के एरिया में बौद्ध और जैन वाले धर्म के लोग थे। इससे प्रमाणित हो जाता है कि कत्यूरी शासन के अंतर्गत बौद्ध और जैन मतावलंबियों को अपने मत के अनुसरण की जो है या फिर प्रचार, मतलब अपने धर्म की या फिर अपने मत की जो है प्रचार की जो है पूर्ण स्वतंत्रता थी। क्यों पता चलता है? क्योंकि हमें बौद्ध और जैन धर्म कत्यूरी वंश के टाइम पे देखने के लिए मिलता है भाबर क्षेत्र में। अब वो कहीं से तो आया होगा, प्रचार प्रसार उसका हुआ होगा, तभी तो वहाँ पे वो धर्म आया होगा। तो इसीलिए इस बात से हमें पता चलता है कि उस समय पे जो है स्वतंत्रता अपने धर्म को प्रचार करने की थी। अब है जोशीमठ से कत्यूर आने की कहानी। ठीक है, जोशीमठ से कत्यूर आने की कहानी क्या है? तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का अनुमान है। डॉक्टर शिव प्रसाद आपको पता है इतिहासकार हैं, पुस्तक लिखी है इन्होंने। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का क्या अनुमान है कि कत्यूरी राजाओं का मूल निवास स्थान कहाँ था? जोशीमठ चमोली में था। वहाँ से वो कहाँ आ गए थे? कत्यूर आए। उनके कत्यूर आने की कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं कि जो कत्यूरी लोग थे वो क्यों जोशीमठ अपनी राजधानी छोड़ के कत्यूर की तरफ को आए। तो एक कहानी हमारी ये है कि राजा वासुदेव के कोई गोत्रधारी मृग्या के लिए गए थे। राजा वासुदेव के कोई गोत्रधारी कहाँ गए थे? मृग्या के लिए गए थे। घर में विष्णु भगवान नरसिंह के रूप में आए और उनके घर में विष्णु भगवान जी नरसिंह का रूप लेकर आ गए। रानी ने अपूर्व आदर सत्कार कर भोजन आदि करवाया। तत्पश्चात नरसिंह राजा के पलंग पर विश्राम के लिए आसीन हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब जो भगवान थे विष्णु भगवान जी, वो नरसिंह का रूप लेके उस गोत्रधारी राजा वासुदेव की कुटिया में आए और वहाँ पर आकर जो है उन्होंने आदर सत्कार उनकी रानी से, वासुदेव की रानी से आदर सत्कार पाया और उसके बाद जो है अपना भोजन आदि करके वो वासुदेव के पलंग पर सो गए। जब राजा वासुदेव लौट कर आया तो उन्होंने अपने पलंग पर किसी अन्य पुरुष को देखकर जो है वो उनको क्रोध आ गया। अब अपनी बीवी के बिस्तर में किसी और पुरुष को अगर कोई आदमी देखेगा, किसी अनजान पुरुष को, तो उसको क्रोध आना तो स्वाभाविक है ना। तो इसीलिए जो है जो राजा वासुदेव थे उन्होंने इधर देखा ना उधर और वो क्रोध में पूरे विलिप्त हो गए और उन्होंने तलवार का भरपूर वार जो है नरसिंह पर कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने गुस्से से उन्होंने ये पूछा भी नहीं उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कि ये व्यक्ति कौन है, कोई अतिथि तो नहीं है। उन्होंने ये पूछना जरूरी नहीं था, उन्होंने सीधे क्रोधित स्वरूप अपनी तलवार निकाली और किस पे मार दी? भगवान विष्णु पे, जो नरसिंह का अवतार लेकर आए थे। तो लेकिन तो आश्चर्य, उनके जो रक्त था उनके हाथ से दूध निकलने लगा। ठीक है, रक्त की जगह, क्योंकि वो तो भगवान थे, है ना, भगवान विष्णु थे, तो
खून की जगह पे क्या निकलने लगा, दूध निकलने लगा। इस घटना से किंकृत विमूढ़ हो वो रानी के पास गए। तो जब उन्होंने वार कर दिया, उनका जब खून नहीं निकला, दूध निकलने लगा, तो उन्होंने, तब उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या, खून निकलना चाहिए था। फिर तब जाके वो रानी के पास गए। रानी ने बताया कि वो कोई देवता हैं जिन्होंने बड़ी पवित्रता के साथ भोजन किया और विश्राम के लिए पलंग पर सो गए। रानी ने बताया, ठीक है। अब राजा को बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ, ठीक है। अगर वो पहले ही रानी के पास जाके पूछ लेते और वो भगवान को सोने देते तो और आशीर्वाद पाते, लेकिन नहीं, उनको फिर बाद में पश्चाताप हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर नरसिंह देवता को प्रणाम किया और अपने दोष के लिए दंड देने की याचना की। देवता ने कहा, मैं नरसिंह हूँ, तेरे शासन से प्रसन्न था इसलिए तेरे महल में आया। तेरे अपराध का यही दंड है कि तू जोशीमठ से कत्यूर चले जा, वहीं तेरी राजधानी होगी। याद रख, यह घाव तेरे मंदिर की मूर्ति में भी दिखाई देगा। जब मूर्ति मतलब वहाँ पे जो उनका वासुदेव जब वहाँ से भगवान के कहने पे कत्यूर से, जोशीमठ से जब कत्यूर आए, तो उन्होंने वहाँ पे नरसिंह देवता की जो मूर्ति स्थापित की, तो उसमें जो है हमें एक घाव दिखाई देता है, ठीक है, एक स्थान पे। तो वो इसीलिए क्योंकि नरसिंह जी ने कहा था कि तेरे मंदिर पे जो मूर्ति होगी उसमें एक घाव दिखाई देगा, जब ये मूर्ति टूट जाएगी तभी तेरे वंश का भी नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर नरसिंह जो है अंतर्ध्यान हो गए। दूसरा दृष्टांत, ये एक किंवदंती है, ठीक है, ऐसा माना जाता है लोगों का। अब ये सच है 100% नहीं है, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये किंवदंती है। इसके अलावा ऐसी कहानियाँ और भी पुराणों में ये सेम कहानी और भी बहुत सारी मिल जाती हैं, ठीक है। तो दूसरा दृष्टांत उस समय का है जब स्वामी शंकराचार्य कत्यूरी रानी के पास आए। उस समय राजा विष्णु प्रयाग में स्नान करने गए थे। यह घटना भी उपयुक्त इसी से। अब यहाँ पे भी ये घटना में बस नाम चेंज हो गए हैं। शंकराचार्य जी आए हैं रानी की कुटिया में, तो कहानी उसी टाइप की है। वो भी भोजन करेंगे, उनसे भी यही होगा। रानी के जो राजा होंगे वो भी जो है उनको इसी तरह से देखेंगे और ऐसा ऐसा कह के फिर यही चीज़ है। तो ये कहानी भी हम देख लेते हैं। तो इन घटनाओं से स्पष्ट है कि कत्यूरी राजा गढ़वाल से कुमाऊं में आए तो अवश्य में कोई धार्मिक कलह उपस्थित हुआ होगा, जिस कारण राजा वासुदेव और उनकी कुटुंबी जोशीमठ से कार्तिकेयपुर आने को बाध्य हुए, ठीक है। तो इसमें यही देखा जाता है कि किसी धार्मिक कारण से ही वो लोग अपना जोशीमठ छोड़ के कत्यूरी आए होंगे। डॉक्टर पातीराम की कल्पना है कि जब संवत 756 में कनकपाल मालवा में आया तो उन दिनों सोनपाल एवं कत्यूरी नरेश गढ़वाल में छोटी छोटी ठकुराइयों के स्वामी थे, ठीक है। तो डॉक्टर पातीराम जी क्या कहते हैं कि जब कनकपाल मालवा में आया तो उस समय पे सोनपाल और कत्यूरी नरेश गढ़वाल में छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे एरिया के जो है स्वामी हुआ करते थे। सोनपाल का दामाद कनकपाल गढ़वाल के मध्यवर्ती भाग का शासक बन बैठा, किंतु कनकपाल जिसे गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना का श्रेय प्राप्त होता है, वह सन 688 में गद्दी पर बैठ चुका था और इसी वर्ष गढ़वाल के कुछ अंश पर गोरखा आक्रमण तक संपूर्ण गढ़वाल पर परमारों की सत्ता सुदृढ़ हो चुकी थी। इसी प्रकार कुमाऊं में चंद वंश की जड़ें धीरे धीरे गहरी और व्यापक होती गई। तो हमारी ये जो है ये चैप्टर बेसिकली यहाँ पे समाप्त होता है कि किस तरह से कत्यूरी लोग जोशीमठ से, पहले उनकी राजधानी जोशीमठ हुआ करती थी, फिर वो कत्यूरी में आए। तो उसका जो कारण माना गया है जोशीमठ से कत्यूरी आने का, वो धार्मिक कलह या फिर कुछ धार्मिक कारण माना गया है, ठीक है। उसके बाद जो है कनकपाल, सोनपाल ये लोग हुए वहाँ पे। कत्यूरी नरेश जो था हमारा, इन लोग की छोटी छोटी इकाइयाँ हुआ करती थी गढ़वाल में। तो उसके बाद जो है फिर बाहर से एक मालवा क्षेत्र से हमारा कौन आता है, कनकपाल आता है, ठीक है। कनकपाल आता है, वो बाहर से आया हुआ माना जाता है कनकपाल को। फिर कनकपाल आता है, सोनपाल का दामाद बनता है और सोनपाल उसको जो है गढ़वाल का एक एरिया दे देता है जहाँ पे वो जो है परमार वंश की स्थापना करता है। इस तरह गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना होती है। और यही सेम कहानी चंद वंश के लिए भी यूज़ की गई है कि जो वहाँ पे सोमचंद है वो भी बाहर से आया हुआ माना जाता है, ठीक है, नेपाल वाले एरिया से आया हुआ माना जाता है। उसी तरह से वो वहाँ पे चंद वंश की कुमाऊं में स्थापना करता है। तो आज हमारा पहला चैप्टर ये यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या पार्ट समझ में नहीं आया, वो आपको दोबारा बताया जाएगा। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अगले सेशन में।
चंद्रवंश का। ठीक है, तो कुमाऊँ का चंद्रवंश हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अजय रावत जी की बुक का। तो ये बुक थोड़ी टफ है पढ़ने में, आपको 2-3 बार में समझ आएगी। जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दिन में आप 4 पेज भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी और आसानी से ये कवर हो जाएगा। बैठे बैठे आप कहीं पे बस बुक लेके बैठ जाइए, बस आपका माइंड जो है पूरी तरह फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो 1 घंटा माइंड फोकस करना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 घंटे में आप 4 पेज आराम से पढ़ सकते हैं अगर समझ के पढ़ें तो। ठीक है, और जितना अच्छे से समझ के पढ़ेंगे उतनी जल्दी आपको अच्छा याद हो जाएगा। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बार बार मैं कह रही हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी जो है ये इस टाइम पे इसका लाभ मिल सके। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए दिन के साथ, नया चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।